हाँ हाँ, बिल्कुल सही जगह तुम लोग आ चुके हो यार। और कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे तुम लोगों का स्वागत है। सभी बच्चों का स्वागत है जो क्लास 12th में आ चुके हैं और बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बच्चों मेरा नाम हर्ष है और मैं आप लोग को बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ। बच्चों ये आपकी वन शॉट सीरीज चल रही है और यहाँ पे हम लोग आज कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। वैसे तो आप लोगों ने मेरा जो वन शॉट है चैप्टर नंबर 1 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि चैप्टर नंबर 2 वो कवर कर लिया होगा। तो चलिए अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की, और अगर नहीं किया है तो जाके पहले 1 और 2 भी कवर कर लेना और 3 भी साथ साथ कवर कर ही लेना। और इस वन शॉट सीरीज में इस मतलब आपको अपडेटेड रहना है कि कब कब ये वीडियोस आपके लिए अपलोड हो रही हैं और आपको सारी की सारी क्लासेस सही तरीके से देखनी है। क्योंकि बेटा आप लोग की जो एक प्रॉब्लम है ना कि सर एनसीईआरटी को रीडिंग कैसे किया जाए, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हम कैसे ढूंढेंगे, वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं इस वन शॉट की सीरीज के माध्यम से। राइट, चलो तो बहुत बढ़िया, आप लोग आ चुके हो क्लास के अंदर। तो अब इस क्लास को आपको पूरा देखना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है क्लास को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लासेस के फायदे पहुंच जाए। राइट, और बेटा इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोगों को मेरे वन शॉट की, ये जो मैं वन शॉट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो वहां पे जाके भी आप हर एक चैप्टर को आराम से बैठ के कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर है बेटा वो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो यार, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में जाना कि मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना, है ना। अब हम लोग बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में जानने वाले हैं। एक बात और, सर ये बिजनेस एनवायरनमेंट की का जो जिक्र है वो पहले भी हो चुका है क्या? हाँ बेटा हो चुका है। अगर आप देखते हैं तो मैनेजमेंट का एक फीचर है जिसका नाम है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। ये डायनेमिक का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, किसी बच्चे को याद है क्या? बताया था ना यार कि डायनेमिक का मतलब होता है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ बिजनेस को भी बदलना पड़ता है। एंड बदलता हुआ एनवायरनमेंट क्या है, कैसे है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बदल रहे हैं, कैसे वो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग और बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये ब्लू बॉक्स में जो कहानी लिखी होती है वो आप लोग पढ़ सकते हो, कोई इश्यूज में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले मीनिंग नजर आती है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। तो भैया ये देखो, ये कीवर्ड है। और बेटा अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कितने नंबर का ये चैप्टर है जो हमारा आता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर आपका मान के चलो भाई 5 से 6 नंबर में कवर होगा। आप ये कह सकते हो मिनिमम 5 मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं आएंगे, और 4-5 नंबर आप लगा सकते हो कि इस चैप्टर से आपके बन जाएंगे। अब 4-5 नंबर में आप पूछो तो आपके एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और जहां तक मैं अंदाजा लगा पाता हूं तो बेटा 3 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, 6 नंबर में थोड़े कम देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स है ना, तो 6 नंबर में आपको यहाँ से कम देखने के लिए मिलता है। अलग अलग फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना। चलो, जिसके लिए आप ये लगा लो कि आपको अपनी क्लास 12 के बोर्ड्स की आंसर शीट की 1-2 पन्ने 3 पन्ने भरने होते हैं। फिलहाल हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग को समझ रहे थे। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और वो आउटसाइड फोर्सेस हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं। आप समझ रहे हो, और लेकिन परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं। कुल मिला के ऐसे सारे फैक्टर्स, ऐसी सारी चीजें जो एक बिजनेस के बाहर हैं। ये बिजनेस है, ये बिजनेस के बाहर चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स बाहर होने के बजाय बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस। राइट, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस व्हिच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। देखो बेटा, एक बिजनेस को ना बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे बेटा अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसान, आप इंसान हो, मैं इंसान हूं, घर पे रहते हैं, बाहर जाएंगे, बारिश हो रही है तो बारिश अफेक्ट कर रही है ना बच्चों। ठीक है, अगर बहुत तेज धूप निकली है तो इफेक्ट हो रहे हैं ना हम लोग। अगर बहुत ठंड हो रही है ना,
तो अफेक्ट कर रहा है ना हमको। इंसानों को उनका एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, उसी तरीके से बिजनेस को उनका एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। इंसानों के एनवायरनमेंट के फैक्टर्स अलग हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स अलग हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये वो सारे फोर्सेस हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर हैं, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, और अच्छा कुछ और भी हैं, जैसे कंज्यूमर्स, जैसे कॉम्पिटिंग आपके एंटरप्राइज, जैसे गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, कोर्ट्स, मीडिया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, वो आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। अरे भैया बहुत पूछे जाते हैं, आप ये लगा लो, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्लास 12 की तैयारी तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ सीयूटी की तैयारी भी कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सीयूईटी में भी ये जो टॉपिक है ना, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये एनडीए का फेवरेट टॉपिक है, पूछते ही पूछते हैं। तो भैया इसको जरा डबल सर्किल लगा लो, डबल स्टार कर लो इसको, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। ठीक है, आता ही आता है। अच्छा, आता क्यों है ये बता देता हूं। आता इस वजह से क्योंकि भैया ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। तो ऐसे टॉपिक जो बिजनेस स्टडीज में आपको कंफ्यूज करते हैं, वो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आपका आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सारे फैक्टर्स को टोटल कर लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेटिव इन नेचर। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, जहां पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरी कंट्री की जीडीपी, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम, ये सब जोड़ी जाती है ना बच्चों, उसी तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस में भी जितने भी फैक्टर्स हैं, ये देखिए ये एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, सम टोटल। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल। सारे के सारे फैक्टर्स को जब ऐड कर दिया जाता है, तब जाके एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, टू बिजनेस फर्म्स एंड सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। तो ये क्या है, एग्रीगेटिव इन नेचर है, एग्रीगेट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ये एक बार समझ लेते हैं। देखिए, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो एक फर्म को अफेक्ट करते हैं, और बेटा कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्म को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम जनरल फोर्सेस बोलते हैं। सर कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहां मैं सर्किल कर रहा हूं, दिख रहा है ना। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं, है ना। जबकि जनरल फोर्सेस जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इंपैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइज। ये सारे के सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बात में। चलो बहुत बढ़िया, तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस हो गया। आगे देखते हैं भाई, ये मैं आपको जो अंडरलाइनिंग कर रहा हूं ना बच्चों, ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, और बहुत भयंकर वाले कीवर्ड्स हैं। मतलब भयंकर का मतलब है कि नोट डाउन कर लेना, अपने पास एनसीईआरटी रख लेना, नोट डाउन कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, और ये कीवर्ड्स को पेपर से पहले रिवाइज करके जरूर से जरूर जाना, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। अगला आता है बेटा इंटर रिलेटेडनेस। शॉर्ट में समझाता हूं। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के जो सारे फैक्टर्स है ना, वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब क्या है, देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर एक फैक्टर में बदलाव होगा तो उससे दूसरा फैक्टर बदलेगा। आप समझ रहे हो, अगर एक फैक्टर में इफेक्ट होगा तो दूसरे फैक्टर में भी उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये क्या है, आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर मेनी हेल्दी प्रोडक्ट सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स। क्या कहा जा रहा है पता है, कहा यह जा रहा है कि लोगों में आजकल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई है। तो क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई है, इस वजह से लोग सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड, ठीक है, और हेल्थ रिजॉर्ट्स की डिमांड, ठीक है, और हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे एक फैक्टर में चेंज होने से दूसरे फैक्टर में भी चेंज आ रहा है, और इसे ही इंटर रिलेटेडनेस कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है डायनेमिक नेचर। बेटा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। बेटा डायनेमिक का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, डायनेमिक का मतलब होता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होते रहते हैं, है ना, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस
बदलते रहते हैं। कंज्यूमर आज कुछ और चाहता है, कल कुछ और चाहता है। अगर आप एग्जांपल में लेना चाहते हो तो बेटा फैशन इंडस्ट्री को देख लो। हमारे इंडिया में फैशन इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, ठीक है। पहले आजकल जो चल रही है, जैसे आप अगर देखोगे जीन्स भी चल रही है, बैगी जीन्स, ठीक है, ओवर साइज टी शर्ट्स, ठीक है। टी शर्ट्स में भी डैमेज आ रहा है, जीन्स में भी डैमेज आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि भाई आजकल ना कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस बहुत तेजी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। जैसे कि नया कंपटीशन भी मार्केट में आ जाए तो वो भी एक फैक्टर है। पांचवा आता है बच्चों अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस टू फ्रीक्वेंटली। क्या कहा जा रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ना कि कल क्या हो जाए हमको पता नहीं है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कल क्या हो जाए हमको पता नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में आप ये नहीं जान सकते हो कि कल क्या होने वाला है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग, और तब स्पेशली तब नहीं जान सकते हो जब चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हो, राइट। चलिए हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में मैं आपको एक लाइन बताऊंगा और उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लाइन है ये, और यही लाइन आपकी कीवर्ड भी है, नोट कर लीजिएगा। Environment is a complex phenomena that it is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality। यही है पूरा स्टेटमेंट। टोटलिटी कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हो, ये देखो। लेकिन मैंने ऊपर ही लिख दिया ताकि आपको पूरी लाइन एक साथ मिल जाए। नोट कर लो इसको। क्या लिखा हुआ बेटा? साफ साफ बताता हूं आपको। जिस चीज को समझना बहुत मुश्किल हो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको टुकड़ों में समझना आसान है, लेकिन टोटलिटी में इसको टुकड़ों में समझना आसान है, लेकिन टोटलिटी में यानी कि एक साथ देखना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। एग्जांपल दूं? चलो, आप सोशल को देखोगे समझ जाओगे, लीगल को देखोगे समझ जाओगे, इकोनॉमिकल को देखोगे समझ जाओगे, पॉलिटिकल को देखोगे समझ जाओगे, टेक्नोलॉजिकल को देखोगे समझ जाओगे। लेकिन जब इनको एक साथ देखने की कोशिश करोगे ना तो शायद आपको दिक्कत होगी। जैसे अकाउंट्स की किताबें हैं, अगर आप एक चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर पढ़ोगे, हो सकता है समझ में आ जाए, और आ भी जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप तीनों किताबों को एक नजर मारते हो और देखते हो अरे यार अकाउंट्स में तो इतना बड़ा सिलेबस है यार, कैसे कंप्लीट होगा, तब दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं सर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब मैं आपको बताता हूं बेटा। रिलेटिविटी ये कहता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। पॉलिटिकल कंडीशंस इन द यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोस इन चाइना और पाकिस्तान। देखो बेटा, यूएसए में जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो चाइना और पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया में साड़ी की डिमांड है, आप अगर यूएसए जाओगे तो लोग साड़ी नहीं पहन रहे हैं, इंडिया में है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है बेटा। अब आ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस पे। देखो ये चैप्टर बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लेंथी है। देखिए आप यहाँ पे समझिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस हम लोग को पढ़ने, ठीक है। फिर हम लोगों के जाके कहीं ना कहीं फैक्टर्स स्टार्ट, ये एनवायरनमेंट भी बहुत बड़े हैं, और यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो आपके फैक्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये फैक्टर्स स्टार्ट हुए हैं, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। चलिए कोई नहीं, हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर आपके सामने ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से शुरू है, ये देखिए यहां से शुरू है। इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट, बात को ध्यान से समझना बच्चों, सिर्फ रीडिंग करने में मत रहना, जो मैं बोल रहा हूं वो भी समझो। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही तरीके से समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे जो फायदा जोमैटो ने उठाया, जो फायदा स्विगी ने उठाया, बाकी फायदा क्या उठाया आप लोगों को पता है जोमैटो स्विगी क्या करता है। जो फायदा ओला ने उठाया, उबर ने उठाया, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड लिख दिया, ये ओला होगा, है ना। जो फायदा रैपिडो ने उठाया, ठीक है, ऐसे फायदे आप उठा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज रिफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। देखो बेटा, जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है और थ्रेट्स भी लेके आता है। अपॉर्चुनिटीज से आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। जरूरत है तो आइडेंटिफाई करने की अपॉर्चुनिटीज क्या है और आप उसको तुरंत एक्सप्लॉइट कर लो,
कॉम्पिटिटर्स ना कर पाए। एग्जाम्पल बेटा, मारुति उद्योग became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for a small car in an environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India। क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, मारुति सुजुकी, जिसका नाम मारुति उद्योग भी पहले था, मारुति उद्योग कार सेगमेंट में लीडर क्यों बना? वजह बताइए, लीडर क्यों बना? क्योंकि मारुति ने जरूरत को पहचान लिया। क्या जरूरत? अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी? कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इंडिया में मिडिल क्लास आदमी बहुत हो गया है, और क्लास कोई भी हो, कार खरीदना सबका सपना होता है। ठीक है, हर घर में गाड़ी खड़ी हो, तो उसके लिए गाड़ी छोटी हो, लो मेंटेनेंस हो, हाई माइलेज हो तो अच्छा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है? लॉर्ड ऑल्टो। समझ रहे हो ना? ऑल्टो बहुत बिकी है भैया, भारत में बहुत बिकी है, बहुत लोग चला रहे हैं, है ना? मारुति 800, वैगन आर आप लोगों ने बहुत देखी होगी। ठीक है, इसके अलावा स्विफ्ट। क्यों है ये सारी गाड़ियां सक्सेसफुल क्यों है और सालों सालों से क्यों चल रही है? ऑल्टो आज भी बिक रही है, चलो 800 नहीं बिक रही, ऑल्टो तो आज भी बिक रही है। ये गाड़ियां सालों सालों से सक्सेसफुल क्यों है बच्चों? क्योंकि ये गाड़ियां ठीक ठाक रेट में आती हैं, अफोर्डेबल है, मजबूती है। ठीक है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लो मेंटेनेंस है, हाई माइलेज है। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स द बिजनेस एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखिए बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं लाता है, आपके लिए थ्रेट्स भी लाता है, खतरे भी। मौके हैं तो खतरे भी हैं। ठीक है, मौके मिलते हैं तो खतरे भी मिलते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मौका देख रहे हो कि खतरा देख रहे हो। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट खतरे के लिए एक घंटी बजा देता है। ठीक है, उसी को कहते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। जैसे ट्रेन के सिग्नल होते हैं ना कि भैया पटरी पार मत करो, ट्रेन आ रही है, वैसे ही बिल्कुल ही वैसे ही सिग्नल मिलता है। और इसे कहते हैं थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब है खतरे। थ्रेट्स रिफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड एंड चेंजेस दैट विल हिंडर फर्म्स परफॉर्मेंस। फर्म की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले, वो भी निगेटिवली अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लोग थ्रेट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट हैपेंस टू बी द सोर्स ऑफ मेनी थ्रेट्स। आपको करना क्या है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस रखनी है ना, मैनेजर्स को, ताकि वो थ्रेट्स को टाइम पे पहचान सके। एंड सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट्स को टाइम पे पहचानिए और अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह लीजिए। जैसे बेटा, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट अ फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद इन अ न्यू सब्स्टिट्यूट, इट शुड एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल। देखिए, अगर किसी इंडियन फर्म को लगता है कि फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी उस मार्केट में आ रही है, तो तुरंत ही सावधान हो जाइए, क्योंकि फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज्यादा एडवांस्ड नॉलेजेबल लोग होंगे, जो ज्यादा अच्छे सब्स्टिट्यूट्स फेयर रेट्स में आपको दे सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट को खतरा हो सकता है। इस खतरे से बचने के लिए जो जरूरी कदम है वो आप उठा सकते हो। करेक्ट है? जी हाँ सर। आगे देखते हैं भाई। आगे हमारा जो थर्ड है बेटा, वो है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो बेटा, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये सिर्फ मौके या खतरे नहीं लाता है, ये आपके लिए यूजफुल रिसोर्सेज भी लाता है। यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कि भाई आपके लिए वाटर, ठीक है, लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये कहां से आ रहा है? पैसा, मशीन, ये सब कहां से आ रहा है? ये सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट से ही तो आ रहे हैं ना। एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट सोर्स है अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज का। For running a business, to engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources. मैंने नाम बता दिए, पैसा, बिजली, पानी, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें आपको चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने। ये हो गया हमारा थर्ड, और यहाँ है हमारा फोर्थ। ये देखिए, इट हेल्प्स इन द कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प अस टू कोप विद रैपिड चेंजेस। ठीक है, ये चेंजेस क्या है? देखिए, सिंपल है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदल रहा है, ये तो ठीक है, चेंज हो रहा है, ये तो ठीक है, चेंज को कहते हैं डायनेमिक। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम सही तरीके से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो क्या हम अपने बिजनेस में फायदा नहीं उठा पाएंगे? उठा पाएंगे। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक। आजकल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, जहां पे चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको जरूरत है कि आप इन चेंजेस के हिसाब से चलते रहें। इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ दैट इज सो इंपॉर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज। क्या कहा जा रहा है? जितनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने आप को भी चेंज करिए। ठीक है,
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए कुछ चेंजेस के नाम लिखे हैं। जैसे बेटा आजकल ना लोग एक ब्रांड लॉयल्टी नहीं रख रहे हैं। लोग कभी कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको पसंद आ रहा है। ब्रांड लॉयल्टी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब है जब कस्टमर, एक जमाना था जब कस्टमर एक ही ब्रांड का सामान खरीदता था कि बिस्किट खाएंगे तो पार्ले जी ही खाएंगे। बिस्किट का दूसरा नाम हो गया था पार्ले जी। ठीक, अगर इंस्टेंट नूडल खाएंगे तो मैगी ही खाएंगे। लेकिन आज ठीक है, आज जो मिल जाए, टॉप रैमेन लाओ दे दो, यिप्पी लाओ दे दो, पतंजलि कैटो नूडल लाओ दे दो, मैगी है तो दे दो, जैसा भी आपका मन है। ठीक है, डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ मार्केट मोर डिमांडिंग। भैया कस्टमर बहुत डिमांडिंग हो गया है। कस्टमर को डिस्काउंट भी चाहिए, पैसा भी ना देना पड़े और काम भी अच्छे से अच्छा मिले। रैपिड चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये वाला हो गया पॉइंट कि भैया इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। पांचवा पॉइंट है इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है बेटा, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही तरीके से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ना कि भाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है भैया, फ्यूचर की बात करता है। तो क्योंकि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, इस वजह से प्लानिंग जब आप करते हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट की सही समझ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये कहानी आपकी लिखी हुई है। और बेटा लास्ट है इट हेल्पिंग इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। ठीक है, और द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट्स टू वेदर और नॉट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कोई फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज हुआ, तो क्या वो सच में, क्या वो रियली हमारे एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है? नहीं कर रहा है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते जाइए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए The enterprise that continuously monitor their environment and adopt suitable business practices are the ones which are not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार, ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेसेस जो लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, वो ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं बल्कि वो लंबे समय तक मार्केट में टिके हुए हैं। राइट, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। करेक्ट है? हाँ जी सर करेक्ट है। चलिए तो थोड़ा पेन यहाँ पे बदल लेते हैं, रंगीन कर लेते हैं थोड़ा माहौल, और कर लेते हैं, चलिए ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं। ओके, तो बेटा अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जितने भी डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, उसमें अलग अलग है, जैसे कि इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है। और बेटा शॉर्ट में याद करने का तरीका बताता हूं, स्लेप्ट। ठीक है, सो गए। एस फॉर सोशल, एल फॉर लीगल, ई फॉर इकोनॉमिकल, पी फॉर पॉलिटिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ये जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में भी मदद करते हैं। क्योंकि अगर मारुति जैसी कंपनीज ये समझ सकती हैं कि इंडिया में कार की डिमांड बढ़ने वाली है, तो भैया ऐसी गाड़ियां बनाओ जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम करे, तो भाई सक्सेस तो मिलेगी ना, सक्सेस तो मिल ही रही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे एनवायरनमेंट को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं इसी डायग्राम को ढूंढ रहा था। ये देखिए, ये अलग अलग डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के। सोशल एस, टेक्नोलॉजिकल टी, पॉलिटिकल पी, लीगल एल और इकोनॉमिकल ई। तो स्लेप्ट हो जाता है आपका पूरा निमोनिक। स्लेप्ट से आप याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बेटा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पे। और बेटा एक बात ये समझ लीजिए, मैं अब उन्हीं चीजों को अंडरलाइन करने जा रहा हूं जो आपके कीवर्ड्स हैं। तो प्लीज प्लीज सारे बच्चे ध्यान से इन कीवर्ड्स को नोट कर लें। देखिए, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट, वैल्यू ऑफ रुपीस, ये कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज और मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे देश की बात की जाए तो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है या इन्फ्लेशन रेट है, वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं।
ठीक है, दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज का एग्जाम्पल ले लें और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का एग्जांपल ले लें, तो जब आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि उससे कंज्यूमर्स अपना खर्चा ज्यादा बढ़ाएंगे। देखिए मैं आपको इसका एक मतलब आसान भाषा में आपको समझाता हूं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, अगर किसी को कार खरीदनी है, कार पे आदमी लोन ले रहा है, लोन अगर ले रहा है तो इंटरेस्ट अगर कम है और इंटरेस्ट लंबे समय तक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमको अगर मिल रहा है, तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट भी कम देना पड़ रहा है और ऊपर से लॉन्ग टर्म में हमको फायदा हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही रियल एस्टेट का बिजनेस भी है कि अगर इंटरेस्ट पे, क्योंकि भाई किसी के पास इतने पैसे तो होते नहीं एक साथ कि वो मकान खरीद ले, जमीन खरीद ले। ठीक है, होते हैं कुछ लोगों के पास, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के पास जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते। वो फिर क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो अगर आप लोन पे इंटरेस्ट कम रखोगे और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोन दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो बेटा ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग सोशल इन्वायरमेंट की। सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा बेटा एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सोशल इन्वायरमेंट में बेसिकली वो चीजें आती हैं जो आपकी सोसाइटी से निकलती हैं, जैसे कि आपके कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, पुराने जो हमारे ट्रेडिशंस हैं या हमारे फेस्टिवल्स हैं या जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, है ना, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। देखो बेटा ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड है ना, जो आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है हेल्थ का, लोग जिम जाना पसंद कर रहे हैं, तो वो भी एक ट्रेंड की वजह से ही है। आज अगर जिम प्रोडक्ट्स की और जिम्स की डिमांड बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आने वाले ट्रेंड की वजह से भी बढ़ रही है। आज हर इंसान आप देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो जिम की फोटोज और वीडियोस अपलोड कर रहा है ना। और फॉर एग्जांपल द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीटिंग्स कार्ड कंपनी, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है बेटा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे भारत में दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। अब त्योहारों में लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, है ना, अपने घर को सजाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस को फायदा मिलता है। ठीक है, अब दिवाली के टाइम पे पटाखे खरीदे जाते हैं, है ना, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, नए कपड़े लोग सिलवाते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, तो उन बिजनेसेस को फायदा होता है। सिंपल है, यही है। तो बेटा वो अब दिवाली, ईद जितने मतलब खुशी से हमारे इंडिया में मनाई जा रही है, ठीक है, तो हो सकता है भाई बाहर की कंट्री में ना मनाई जाए। अब जितने लोग दिवाली इंडिया में जितने धूमधाम से मना रहे हैं, हो सकता है कि वो अमेरिका में ना मनाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिवाली के आने पे पटाखों की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी, दिवाली पे आने पे लाइट्स की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी, दिवाली के आने पे कपड़ों की डिमांड और मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी। तो बेटा कहीं ना कहीं वो फायदा हमको होता है। तो ये सोशल ट्रेंड्स की वजह से ही है और कहीं ना कहीं एक हमारा ट्रेडिशन है फेस्टिवल्स को फॉलो करना, फेस्टिवल्स को धूमधाम से मनाना, राइट। चलिए अगर आप वैल्यूज की बात करते हो कि इंडिया में क्या वैल्यूज है, तो बेटा इंडिया में क्या वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इंडिया में जो सोसाइटी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यूज रिफर्स टू कंसेप्ट दैट आर सोसाइटी होल्ड्स इन हाई एस्टीम। वैल्यूज वो कंसेप्ट्स हैं जो सोसाइटी होल्ड करके रखती है। जैसे बेटा इंडिया में आजादी है, फ्रीडम है बात करने की, रहने की, अपनी खुशी से जीवन जीने की, ठीक है, सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज है, नेशनल इंटीग्रेशन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम सभी के अंदर वैल्यूज हैं, जो हम सभी के अंदर हैं। ठीक है, राइट। तो ये वाली चीजें, ठीक है, तो इनका फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, जैसे देखिए एग्जांपल भी लिखा हुआ है, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर अमंग लार्ज नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स, दिस हैज क्रिएटेड अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक फूड्स, जिम बॉटल मिनरल वाटर एंड फूड सप्लीमेंट। बेटा आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी और सोसाइटी में भी हेल्थ और फिटनेस के ट्रेंड बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड की डिमांड, है ना, बॉटल्ड वाटर की डिमांड, फूड सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, राइट। तो ये भी एक बात हो जाती है। ये हो जाते हैं बेटा सोशल फैक्टर्स। अब आते हैं बेटा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में। ठीक है,
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। कहां पे सर साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, नोट कर लीजिए, ठीक है। इनोवेशंस की बात हो रही है विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ठीक है बेटा। देखिए जो मार्केट में नए नए तरीके आ रहे हैं बिजनेस को चलाने के, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है प्रोडक्शन करने की, उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूं यहाँ पे, तो सारे कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। जब आपके क्वेश्चन में कंप्यूटर्स की बात हो, केस स्टडी में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क की बात हो, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW यानी कि इंटरनेट की बात हो, ठीक है ना, इन सब की बात हो, तो आप समझ जाएगा कि वहां पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, एयरलाइन कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस वेयर कस्टमर्स कैन लुक फॉर फ्लाइट टाइम। देखो बेटा, आजकल आप ट्रेन की टिकट, है ना, आजकल आप फ्लाइट की टिकट, है ना, आजकल आप मूवीज की टिकट, किसी भी शो की टिकट आप अपने घर पे बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। या अगर आपके बिजनेस में कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशंस हो रही हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में, जैसे कि लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, सिंथेटिक फ्यूल्स, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। जैसे बेटा आजकल लोग क्या लगवा रहे हैं घरों पे, क्या लगवा रहे हैं घरों पे, आजकल लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। क्या लगवा रहे हैं आजकल? सोलर पैनल लगवा रहे हैं लोग अपने अपने घरों पे, जिससे कि क्या फायदा हो रहा है भाई, जिससे कि भाई सूरज की रोशनी से हमारे घर के जो बिजली के उपकरण हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस हैं, वो चल रहे हैं। तो वो सब भी टेक्नोलॉजी, अब सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा और भी है, जैसे कि शिफ्ट्स इन डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं जो आपकी केस स्टडी में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। स्टीम लोकोमोटिव्स टू डीजल and electronical engines, from fountain pens to ballpoint pen, from propeller airplanes to jets, from typewriters to computers, ठीक है बेटा, ये सारे ही टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। पेज नंबर 77 पे आ गए और अब बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, ठीक है बच्चों। देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स टुवर्ड्स द बिजनेस। क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा, एक चुनी हुई सरकार, एक सत्ताधारी सरकार जो है, जिस पार्टी की सत्ता है, ठीक है, जो सत्ता में है, जो पावर में है, वो हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचती है, वो बिजनेस के प्रति क्या रवैया रखती है, बेटा ये आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर या गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स टुवर्ड्स द बिजनेस, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर कंट्री में शांति होगी, पीस होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। और बेटा हर देश का पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग है, ठीक है, ये भी एक बात है। देयर मे बी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर। देखो बेटा, अगर हमारे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, ठीक है, तो उससे हमारी कंट्री में अनसर्टेनिटीज बढ़ेंगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जनरेट करता है लोगों के अंदर। समझ गए ना बात को? ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस गिरेगा। अब आते हैं अपने पांचवें, जो कि है लीगल इन्वायरमेंट पे, ठीक है। लीगल के बाद, हाँ लीगल हो जाए। लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट एंड एज वेल एज वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऐसे ऑर्डर या ऐसे कानून जो कि पास किए जा रहे हैं किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा, कोर्ट कोई भी हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो,
किसी भी कमीशन के द्वारा, किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट या कोई लोकल गवर्नमेंट हो, ये सारे के सारे कानून, ये जजमेंट, ये ऑर्डर्स, ये लॉ, लेजिस्लेशंस, ये लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मैं पहले आपको ऊपर ना इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का एक बॉक्स था, तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपको वो पढ़ा दूं, वो बॉक्स की तरफ आपको ले चलता हूँ। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का जो आपका बॉक्स था कि क्या क्या फैक्टर्स इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में है, ये देखिए यहाँ पे ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है बच्चों, और इसको ना आराम से बैठ के पढ़ते हैं। ये देखिए इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हमसे यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के क्या रोल चल रहे हैं इस समय, इसी के हिसाब से द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यानी कि कितना प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर, वो आपने नेशनल इनकम में इकोनॉमिक्स में पढ़ ही लिया होगा। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कितना लोग बचा रहे हैं, कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट हमारे इंडिया में हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी यहाँ पे इफेक्ट करता है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ठीक है, हमारे इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो फैल रही हैं, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर, पब्लिक डेप्ट इंटरनल एक्सटर्नल, प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का क्या बजट है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को ग्रो करने में, वो यहाँ पे आता है। ये हो गया इकोनॉमिक। अब आएंगे ना, और अब हम लोग बात करेंगे सोशल इन्वायरमेंट, जो कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेजर एलिमेंट्स या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। देखिए एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन, सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है प्रोडक्ट की इनोवेशन को लेके, कि जो भैया हम अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अब हमारे टूथपेस्ट में नमक है, कोलगेट में नमक, पेप्सोडेंट है ना, सेंसिटिव है ना, दांतों को चमकाए बिल्कुल, और आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जहां पे दांत इतने चमक रहे हैं कि कमरे में रोशनी कर दे रहे हैं, ठीक है। उनके कहने का मतलब है कि भाई अब हमारा जो कोलगेट है वो और भी बेहतर का मतलब है उन्होंने कुछ इनोवेशन की होगी, कुछ नया किया होगा। अरे कस्टमर को, सोसाइटी को वो इनोवेशंस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस हैं, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है, कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके लोग कितना ज्यादा कंसर्न्ड है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जानते हैं ना, एवरेज एज, ठीक है, कितनी है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, कि महिलाएं कितनी काम कर रही हैं। बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, बर्थ एंड डेथ रेट क्या है। पॉपुलेशन शिफ्ट, कितने लोग गांव को छोड़ के, रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारे इंडिया का, लिटरेसी रेट क्या है हमारे इंडिया का, कंजम्पशन की हैबिट्स, ठीक है, क्या कंज्यूम कर रहे हैं लोग, फैमिली के कॉम्पोजिशंस क्या है, वो सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है। ये देखिए सोशल एनवायरनमेंट में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री टुवर्ड्स शिफ्ट ऑफ फॉर्मल वियर, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं फॉर्मल वियर पहन रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिमांड इन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गैजेट्स, जैसे लैपटॉप, फोन, आईपैड, आईफोन, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इंक्रीज इन डिमांड, कॉस्मेटिक की आजकल बड़ी डिमांड बढ़ रही है भैया, वो कहीं ना कहीं सोशल ट्रेंड्स की वजह से ही है ना। फूड हैबिट्स जैसे कि पैकेट फूड्स की डिमांड, इंपैक्ट ऑफ शिफ्ट विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स। तो देखो बेटा, जो महिलाएं जब वर्क फोर्स में बढ़ती हैं, जब हमारे देश की महिलाएं जो आगे बढ़ चढ़ के नौकरी कर रही हैं, बिजनेसेस कर रही हैं, उनके आने से ये इफेक्ट पड़ रहे हैं। गैजेट्स लोग खरीद रहे हैं, फॉर्मल वियर कर रहे हैं, ठीक है, महिलाएं काम कर रही हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है, फूड हैबिट्स, पैकेट फूड्स की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए तो ये हो जाता है। और अगर आप देखेंगे
तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से रेलवे वगैरह की जो टिकट है वो इंटरनेट के माध्यम से ही आप बुक कर सकते हैं। कैसे बुक कर सकते हैं? आपने बेटा ट्रेन की टिकट तो बुक करी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको IRCTC पे अपनी ईमेल आईडी बनानी है, आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको अपना कहाँ से कहाँ तक का सफर करना है, क्या डेट होनी चाहिए, क्या क्लास यानी कि स्लीपर क्लास, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, है ना, टिकट कैसा चाहिए आपको, तत्काल में चाहिए, गो कर दो, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें भी आप लोग मतलब टिकट बुक करने का बता रहे हैं। फिर आप लोग ट्रेन नंबर सेलेक्ट कर सकते हो और टिकट बुक करके आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आजकल ट्रेन वगैरह की जो टिकट है वो बुक हो जाती है ऑनलाइन। अब बच्चों आ जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स समझ लेते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए हमारे देश का प्रिवेलिंग पॉलिटिकल यानी कि आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज। भैया बिजनेस और इकोनॉमिक इश्यूज में पॉलिटिक्स का कितना अहम या कितना इंपॉर्टेंट रोल है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। भाई पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है। द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज। जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं या जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे देश में कर रहे हैं उनका क्या नेचर है। पॉलिटिकल मोरालिटी कितनी है हमारे देश में, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई अलायंस वगैरह हो रहा है ना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टुवर्ड्स द बिजनेस, रूलिंग पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है। इसके अलावा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमारे बिजनेस में कितना है, या इसके अलावा हमारी कंट्री की रिलेशनशिप फॉरेन कंट्रीज से कितनी है ना। ऐसे इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या है, तो वो सारी चीजें हैं। अब बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटेल में हर एक चीज, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, हम लोगों ने तो सारे फैक्टर्स पढ़ ही लिए हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में भी फिर अगेन वही चीजें रिपीट की गई हैं। एंड लिबरलाइजेशन की अगर आप बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की, तो वो आपके सिलेबस में क्लास 12th में नहीं है, ठीक है। तो LPG पॉलिसी को आप बढ़ा के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट में LPG पॉलिसी का एक मतलब समझा देता हूं कि LPG पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। मैं आपको LPG पॉलिसी का यहाँ पे एक थोड़ा सा एक क्या करता हूं, आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए 1991 में बेटा सरकार जो थी वो हमारे PV नरसिम्हा राव जी की थी। PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी थी उस समय। साथ ही साथ ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये दोनों लोग मिलके या डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से हमारे देश में LPG पॉलिसी आई। LPG पॉलिसी बोलिए या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलिए, बात एक ही है। LPG पॉलिसी में L का मतलब है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, लिबरलाइजेशन में बेसिकली क्या किया, हमारे इंडिया के दरवाजे बाकी की कंट्रीज के लिए खोल दिया, लिबरलाइज कर दिया, यानी कि अब ज्यादा फ्रीडम दी जाने लगी। क्या दी जाने लगी सर? ज्यादा फ्रीडम दी जाने लगी। रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उनको हटा दिया गया, ठीक है। जो आप कह सकते हो कि जो टैरिफ्स लगाए जा रहे थे, जो लाइसेंसिंग अननेसेसरी की जो लाइसेंसिंग थी, उनको हटा दिया गया। अब कंपनीज को किस स्केल पे काम करना है वो कंपनीज खुद ही डिसाइड कर सकती थी। कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस तय करने की आजादी दी गई, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। कहा गया कि भाई इंडिया में आओ, इंडिया में बनाओ। लिबरलाइजेशन के बाद आता है प्राइवेटाइजेशन, जहां पे प्राइवेट, हाँ जी एक मिनट, चलिए। लिबरलाइजेशन के बाद आता है बेटा प्राइवेटाइजेशन, जहां पे पब्लिक सेक्टर के रोल को कम और देखो पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाने की बातें हो रही थी, ठीक है। और लास्ट में आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये इसका मतलब होता है बेटा इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री with the economies of other countries। हमारे भारत देश की इकोनॉमी को बाकी के देशों की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर
आता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में, और डीमोनेटाइजेशन भी बढ़िया चीज है जो आप लोग को यहाँ पे एनसीईआरटी में जानने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है सर, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि नोटबंदी। तो भैया नोटबंदी कब की गई, क्या हुआ नोटबंदी के बाद, नोटबंदी में ऐसा क्या किया गया वो समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया, है ना, जिसकी वजह से 500 और 1000 के जो नोट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, ये अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड, और इससे जो 86% तक का जो पैसा सर्कुलेशन में इकोनॉमी में था वो रातों रात इनवैलिड हो गया। ठीक है ना, अब लोगों को यह कहा गया कि अगर आपके घरों में 500 और 1000 के नोट हैं तो वो इनवैलिड है, आप उसको अपने बैंक में जमा कर सकते हो, और कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट में भी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। डीमोनेटाइजेशन का जो एम था वो था करप्शन को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, नकली नोटों के धंधे को खत्म करना, इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो नकली नोट यूज होते हैं उनको खत्म करना, काला धन या ब्लैक मनी को उजागर करना, टैक्स अथॉरिटीज के फायदे में। ठीक है, ये बातें हो रही हैं। डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? देखिए, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। देखिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो जो पैसा आपके पास था वो आपको बैंक में डिपॉजिट करना था। जब जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज पूछेंगे कि ये पैसा कहां से आया, और आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए तो पेनल्टी लगेगी, अगर डिस्क्लोज कर गए तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि टैक्स से जो लोग भागते थे या बचते थे वो चीजें अब खत्म की गई। कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रीडली डिपॉजिटेड इन बैंक्स and exchanged for new notes, but those with the black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate। देखिए, जिसके पास काला धन था, ब्लैक मनी था, उनको यह कहा गया कि आपको अगर अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो बताइए कि आपके पास कितना पैसा अनअकाउंटेड रखा हुआ है, टैक्स पे करिए, और उसके ऊपर पेनल्टी भी आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। Demonetization is also interpreted as a shift on the part of the government indicating that tax evasion will no longer tolerated or accepted। देखिए, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करके ये साफ कर दिया कि कोई भी इंसान जो भारत में रह रहा है वो टैक्स से बच नहीं पाएगा। और हाल फिलहाल आपने देखा होगा साल 2023 के एंड में 2000 के नोट भी बंद कर दिए गए। ठीक है, demonetization also led to tax administration channelizing savings into the formal financing system। डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, एक काम और हुआ, वो ये हुआ कि लोग अब फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, फॉर्मल फाइनेंसिंग का मतलब अब हर इंसान के पास अपना खाता था। सरकार की एक योजना थी जन धन योजना, जिसके तहत हर गरीब अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है विद द मिनिमम डिपॉजिट या मिनिमम अकाउंट बैलेंस पे आप अपना खुलवा सकते हो। ठीक है, दूसरा जो फीचर है डिमोनेटाइजेशन का वो है कैशलेस इकोनॉमी या कैश लाइट इकोनॉमी को प्रमोट करना, जिसमें आप एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम पे आ रहे हो। यहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स की बात हो रही है, नेट बैंकिंग की बात हो रही है कि कैश लोग लेके ही ना चलें, यूपीआई पेमेंट्स और नेट बैंकिंग की तरफ आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस एज डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्स यूज ऑफ सेल फोन फॉर कस्टमर्स एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फॉर मर्चेंट व्हिच विल ओनली वर्क इफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज गुड। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि भाई कैशलेस इकोनॉमी तो तब होगी ना जब हमारे देश में हर इंसान के हाथ में फोन होगा और साथ ही साथ हर मर्चेंट के पास, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है उसके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी जिसके द्वारा वो पेमेंट ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत पे जैसी कंपनीज की वजह से अब हर दुकानदार के पास अपना क्यूआर कोड है। आप एक छोटे से छोटे सब्जी वाले के पास भी जा सकते हैं और वहां पे जाके उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सब कुछ यूपीआई पेमेंट से और इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है तो बैंक्स का लोड कम हुआ। अब लोग बैंक जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों जाएंगे भाई बैंक? अब एटीएम से पैसा निकलेगा, ठीक है, और यूपीआई पेमेंट के द्वारा चेक भी नहीं जमा करना है, आप मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, बैंक को जाने की जरूरत कम ही पड़ी। तो भैया वही कहानी है कि बैंक वगैरह का जो लोड है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक
ठीक है, डीमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी इंडियन सोसाइटी पे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, मनी या इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस में कमी आई, बैंक डिपॉजिट्स बढ़े और लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ी। प्राइवेट वेल्थ की बात करते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट वेल्थ की बात करते हैं तो प्राइवेट वेल्थ में कमी आई क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे गिर गए थे क्योंकि लोगों के पास काला धन था नहीं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े, लोगों ने रुपए, एईपीएस इन सब का सहारा लिया। रियल एस्टेट के प्राइसेस में गिरावट आई। टैक्स कलेक्शन हमारे इंडिया का बढ़ा। ठीक है बेटा, टैक्स कलेक्शन भी इंडिया का बढ़ गया। तो आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोगों को सारी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी एंड क्या क्या चीजें हम लोगों ने आज कवर की वो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आप एक बार समरी देखना चाहते हो, आप समरी देख सकते हो, आप अपने घर पे बैठ के ये सारी चीजें रीड कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स क्या क्या है ना। तो ये सारी चीजें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी चीजें समझाई दी हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या फर्क पड़ा और साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी आप जान सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हम लोग थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पूछा गया है, वो तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड एंड मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मतलब किस तरीके से आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे तो आपके परफॉर्मेंस पे इंप्रूवमेंट आएगा। इसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेने। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स यहां पे डिस्कस कर लेने, है ना। आगे देखते हैं, ये केस स्टडी है, मैं केस स्टडी आपको पढ़ के बताता हूं। दो स्पेसिफिक फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करिए। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन कौन से हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आते हैं, है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये एक केस स्टडी है, ये एक बार देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कृष्णा फर्नीचर्स started its operation in the year 1954 and emerged as a market leader in the industry because of their original designs and efficiency in operation. कृष्णा लिमिटेड ने अपना ऑपरेशन 1954 में स्टार्ट किया था। मार्केट लीडर थे क्योंकि ये अपने ओरिजिनल डिजाइन के ऊपर काम करते थे। दे हैड अ स्टेडी डिमांड, उनके पास अपने प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी थी। एंड दे फाउंड देयर मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द फील्ड। उनको लगा कि उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं। न्यू एंट्रेंट्स का मतलब है कि मार्केट शेयर कम इसलिए वजह से हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ रहे हैं। फर्म ने डिसाइड किया कि वो रिव्यू करेंगे अपने ऑपरेशंस को और डिसाइड करेंगे कंपटीशन को कैसे मीट किया जाए। इसके लिए इन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को कंप्लीटली पढ़ा, एनालाइज किया। ठीक है, लिस्ट एनी टू इंपैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन कृष्णा फर्नीचर्स ऑपरेशंस, हिंट इंक्रीज इन कंपटीशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन। हाँ, तो यही है जो हिंट है, वही आंसर है भाई। देखो, कंपटीशन इंक्रीज हुआ और मार्केट को आपको पढ़ना पड़ेगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी अपने प्रोडक्ट्स की, और कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है तो वो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए साफ है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछ रहे हैं। फीचर्स हमको पता है, रिलेटिविटी, इंटर रिलेटेडनेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिक नेचर, ये सारे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स पूछ रहे हैं, डायमेंशंस पूछ रहे हैं अगेन। ठीक है, यहाँ पे फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बारे में भी बात हो रही है। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट का ये जो वन शॉट है, यहाँ पे हम लोगों ने सारे कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से देखा, समझा। एंड इसी तरीके से देखो यार, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तो हो गया। अभी चैप्टर 4 का वन शॉट भी आने वाला है, 5, 6, 7, 8 सारे चैप्टर्स का वन शॉट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ।
तो भैया देखो, वन शॉट की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा अगर आप ढूंढने भी निकलोगे तो आपको लाइन बाय लाइन बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी कोई भी टीचर रीड करके नहीं पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। तो लगे रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ, जुड़े रहिए, बने रहिए, अड़े रहिए, डटे रहिए पेपर तक, ठीक है ना। तैयारी अच्छे से करनी है, मेहनत बढ़िया तरीके से करनी है, और क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है कि कैसी लगी आपको ये क्लास, राइट। और इसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, कर देना। लाइक मेरे सेशन को, शेयर इस सेशन को, और सब्सक्राइब इस चैनल को, ताकि आपको फायदा इसका मिलता रहे। थैंक यू सो मच सेशन में ज्वाइन करने के लिए। अगला वन शॉट आपके लिए होगा प्लानिंग का, तो उसको भी देखना ना भूलें।